जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल जो है हमेशा आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है कि 4 टॉपिक जो है यहाँ पे पढ़ना है हमें। ठीक है, एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, और एक है आपका न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, यानी कि उदासीनीकरण के बारे में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर से रिलेटेड सवाल जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी वीडियो जो है वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड जो वो किसे कहा जाता है और यहाँ पे कौन कौन से एसिड के बारे में जो है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए एसिड्स के बारे में, तो एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैज ए सॉर टेस्ट, यानी कि जिसका स्वाद जो है वो खट्टा खट्टा होता है। तो ये तो बेसिक जानकारी है, आपको पता होगा। एसिड्स आर कोरोसिव एंड हार्मफुल टू द स्किन। अच्छा, कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ जो धीरे धीरे किसी और चीज़ों को खाने लगता है। ठीक है, उसको जो है वो कह सकते हैं नष्ट करने लगता है। तो ऐसा ही एसिड के केस में होता है कि किसी में अगर आप एसिड डाल दीजिएगा तो वो उसको धीरे धीरे जो है वो नष्ट करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि अचार का अगर कोई शीशी है, ठीक है, शीशा है, तो अचार के शीशा में अगर आप लोग चम्मच वगैरह रख देते हैं तो चम्मच क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, थोड़ा उसमें जो है वो आपको दाग टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अचार में भी तो एसिड होता है ना, नींबू रहता है, आम वगैरह का अचार। तो उसी टाइप का आप समझ सकते हैं कि कोरोसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे नष्ट करना या उसको खाना। ठीक है, हार्मफुल टू द स्किन, और ये हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होता है। अब यहाँ पे देखिए एसिड जो होता है ना वो इसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एसिड्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ एसिड्स हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे कि नींबू, नींबू में भी आपका पता है कि नींबू में भी एसिड पाया जाता है, लेकिन वो एसिड हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है। एक होता है एसिड तेजाब वाला एसिड, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो एसिड है। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन एसिड्स हैं और उनके सोर्स के नाम हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एसिड्स को अगर देखा जाए तो मेनली जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो यूज करने लायक कहा जा सकता है। एक तरह से जो एसिड हम लोग खाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत आता है, और जिसका यूज हम लोग जो खाने वगैरह में नहीं करते हैं वो इनऑर्गेनिक में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे पाया जाता है, दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। चींटी के काटने में, चींटी के डंक में जो है वो कौन एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, यहाँ पे आपको साइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। इमली हो गया, टमाटर हो गया, अंगूर, कच्चा आम, यहाँ पे आपको टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। आंवला हो गया, खट्टे फल हो गया, वहाँ पे आपको एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सिरका हो गया, विनेगर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आपका एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। पालक जो साग होता है उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पे जो वो कौन सा एसिड पाया जाता है। अब दूसरा जो चीज़ है वो है आपका बेसिस, यानी कि क्षार। बेस क्या होता है, ये भी आपका एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होता है, और इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। ठीक है, और साबुन जैसा जो है वो छूने पे जो है वो साबुन जैसा ये फिसलन टाइप का लगता है। क्षार जो है वो ये भी संचारक होते हैं। ठीक है, ये भी कोरोसिव नेचर का होता है, और ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, एसिड है, एसिड भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और आपका जो बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा जो साल्ट हम पढ़ाएंगे ये भी आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वो होगा, यानी कि तीनों होगा, क्योंकि तीनों में आयन पाया जाता है। ठीक है, और आयन पाया जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो उनमें कंडक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये हो गया आपका कॉमन बेसिस एंड देयर यूजेज, यानी कि कुछ इसका जो है कहा जाए तो किसमें कौन सा यहाँ पे बेस पाया जाता है। तो साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। चूने का पानी में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कांच सफाई द्रव, यानी कि जो हम लोग ग्लास को साफ़ करते हैं उसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है।
एंटासिड में आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। जो कि एंटासिड क्या है, एसिडिटी की दवा होती है। किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स जो है यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब चलते हैं यहाँ पे साल्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साल्ट से पहले जो है वो इंडिकेटर के बारे में हमें जानना है। तो इंडिकेटर के बारे में जानते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। एक स्पेशल सब्सटेंस होता है दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। यानी कि देखिए, जो सब्सटेंस हमें दिया जाता है, कोई भी सब्सटेंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो आपका एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि इंडिकेटर है। देखिए, सभी एसिड और बेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। हमको पता है कि एसिड का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, बेस का आपका जो है वो बिटर होता है, लेकिन सभी एसिड और सभी बेस को तो टेस्ट करके पता नहीं लगाया जा सकता है ना, क्योंकि कुछ एसिड कुछ बेसेस हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो सभी को टेस्ट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सही नहीं होता है। इसी कारण से उसको जो है वो पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर यानी कि सूचक का उपयोग करते हैं। ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है, ठीक है। इंडिकेटर कितने टाइप के होंगे, तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, यानी कि मैनमेड इंडिकेटर। तो यहाँ पे नेचुरल जो इंडिकेटर है, इसके अंतर्गत आपका एक आता है लिटमस, ठीक है, जिसको हम लोग लिटमस पेपर भी कहते हैं। लिटमस जो है वो लाइकेन नामक जीव से प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखना है कि लिटमस जो होता है, लिटमस जो पेपर होता है, वो कहाँ से आपका प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन नामक जीव से। यह बैंगनी रंग का होता है और घोल या कागज़ की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। या तो ये आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा या पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा। अब कैसे हम लोग पता लगाते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका जो सॉल्यूशन अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हम लोग इसका पेपर स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर का अगर स्ट्रिप ले लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि लिटमस जो होता है वो लिटमस जो पेपर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लिटमस आपका दो टाइप का, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग रेड लिटमस के अगर आप लोग एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है, एसिड के सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एसिड के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग बेस के सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डालेंगे तो वो आपका ब्लू में बदल जाएगा। और इसी तरह अगर आप लोग बेस के सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो आपका कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाएगा, कोई भी चेंजिंग वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। न्यूट्रल में तो कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि लिटमस पेपर को कौन से सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कौन सा रंग में बदल जाएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर आप एग्जाम में जो ये सवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसी कारण से यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रहेगी। अनिल याद रखिएगा। अ से क्या होता है, अम्ल। नी से क्या होता है, नीला, ठीक है, नीला। नी से आप इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है, नीला आप कह सकते हैं, नीला। और ला से होता है लाल। तो क्या होता है कि अम्ल में जो है ना, आपका अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका अम्ल में क्या होगा कि नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा होता है बेस में क्या होगा कि लाल लिटमस आपका जो है वो नीला हो जाएगा, ठीक है। बेस में आप देख सकते हैं कि लाल जो लिटमस है वो नीला में हो गया, यानी कि ब्लू में हो गया, और ब्लू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो एक छोटा सा ट्रिक से जो है वो आप सभी चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। अनिल, अ से अम्ल हो गया, नी से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखते हैं तो आराम में एग्जाम में जो वो आराम से 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरा जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, उसके अंतर्गत आपका चाइना रोज आता है, यानी कि गुड़हल का जो फूल है उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है वो एसिड है और कौन सा जो है वो बेस है। लाल गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ से तैयार किया जाता है। कलर चेंज, एसिड सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर देगा, तो डार्क पिंक देगा, ठीक है, या फिर मैजेंटा कलर देता है। बेसिक सॉल्यूशन में ये आपका ग्रीन कलर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हल्दी, ये भी आपका एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और
इसका भी यूज जो है वो किया जाता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो घरों में भी प्रयोग होती है। अब इसमें क्या होता है कि एसिडिक, ठीक है, एसिडिक में अगर आप डालते हैं एसिड सॉल्यूशन में कह लीजिए, ठीक है, तो ये आपका येलो कलर देगा और बेसिक में ये आपका रेड कलर देता है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल आपको बता दिया है, जितना भी इंडिकेटर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, चाहे रेड लिटमस हो गया, ब्लू लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड केबेज हो गया, फिनोप्थेलिन हो गया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऑनियन, वेनिला, तो जितना भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो उन सभी इंडिकेटर का एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट है, बेस के ऊपर क्या इफेक्ट है, सभी को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में जो है यहाँ पे बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जो है अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया आपका। अब देखते हैं आगे है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के बाद सेकेंड जो इंडिकेटर है वो आपका मैनमेड इंडिकेटर कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप सिंथेटिक इंडिकेटर कह लीजिए, यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा लैब में बनाया गया है। तो रसायनों से बनाए गए सूचक हैं जिसके अंतर्गत आपका फिनोप्थेलिन आता है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है और यहाँ से सवाल पूछा जाता है फिनोप्थेलिन। अब देखिए एसिड में अगर हम लोग डालेंगे फिनोप्थेलिन को तो ये जो कलर है कोई भी कलर नहीं दिखाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस। न्यूट्रल में भी आपका कलरलेस होगा और बेसिक में आपका पिंक होगा। तो एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि फिनोप्थेलिन जो है आपका बेस में क्या होता है, पिंक हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हैं कि फिनोप्थेलिन जो है का बीपी टाइप का, ठीक है, बीपी है ना, यानी कि बेसिक में क्या होता है, पिंक हो जाता है। तो इस टाइप का जो आपको याद रखने के लिए कुछ भी आप निमोनिक्स टाइप का बना लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम जो वो कन्फ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, यानी कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो वह प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक प्लस जल प्लस उष्मा बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जब एसिड और बेस मिलता है, एसिड और बेस का जब मिलता है, जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हमें प्राप्त होता है, तो साल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस वाटर प्राप्त होता है, प्लस क्या होता है, कुछ अमाउंट में आपका हीट भी निकलता है। तो ये आपको याद रखना है, उष्मा निकलता है। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि आपका एक एसिड है, को एक सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो है साल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर भी मिलता है और कुछ अमाउंट में आपका जो हीट भी निकलता है, उष्मा भी निकलता है, ठीक है। साल्ट क्या है, साल्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि नमक उदासीनीकरण में बनता है। अम्लीय, क्षारीय या तटस्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि ये जो साल्ट है ना उसका नेचर क्या हो सकता है, तो या तो ये एसिडिक नेचर का, ये क्षारीय या न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। रंगीन या रंगीन मतलब कि रंगीन या रंगीन हो सकते हैं, कलर लेस भी हो सकता है, कभी कभी कलर भी इसका हो सकता है और डिपेंड करता है कि किस किस एसिड से मिलके बना है या फिर कौन से बेस से मिलके बना हुआ है। ठोस होते हैं, उच्च गलनांक रखते हैं, ठीक है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, घुलने पर या पिघलने पर बिजली प्रवाहित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तीनों में आपका करंट जो पास होगा। उदाहरण सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब इसका यूज क्या है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का यूज किया है, इस रिएक्शन का यूज किया है। तो देखिए इंडाइजेशन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपच की समस्या देखने को मिलती है। हमारे पेट में क्या होता है, एसिड जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, एक्सेस एसिड इन स्टोमक, तो हमें जो अपच की समस्या देखने को मिलती है। तो इससे जो है वो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन करना ज़रूरी हो जाता है, न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एक बेसिक मीडियम चाहिए, बेस चाहिए। तो उसी लिए हम लोग जो है यहाँ पे एंटासिड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पेट में क्या था, एसिड का मात्रा बढ़ गया था। अब एसिड का मात्रा बढ़ गया था तो हमें कुछ समस्या देखने को मिल रही थी, अपच जैसी समस्या, ठीक है, इंडाइजेशन जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को चाहिए बेस, ताकि ये चीज़ क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। और बेस में हम लोग क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है वो है आपका एंट स्टिंग, चींटी का काटना। कभी कभी चींटी काट लेता है, तो चींटी काटने के बाद आपको पता होगा कि थोड़ा सा जलन टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है
और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपके स्किन पे चला जाता है, ठीक है, स्किन के ऊपर चला जाता है और इस कारण से जलन टाइप का होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है और वहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा हो गया या फिर कैलामीन लोशन जो है वो, जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, उसको लगाना होता है, ताकि उससे क्या होगा, जलन जो है वो कम हो जाता है, वो चीज़ है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तीसरा जो यूज है वो है आपका मृदा उपचार, यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक, यदि मिट्टी जो है वो कुछ ज़्यादा ही एसिडिक हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्विकलाइम को ऐड करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि खेत वगैरह में जो वो चूना पूरा फैलाया जाता है, चूना दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए अम्लीय मिट्टी में चूने या सिलेक्ट लाइम मिलाते हैं, क्षारीय मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलाते हैं। अगला जो यहाँ पे यूज है इसका वो है फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि कारखाने के अपशिष्ट। एसिडिक वेस्ट हार्म एक्वेटिक लाइफ, यानी कि अम्लीय कचरा जलीय जीवों को नुकसान करता है, इसीलिए इन्हें क्षार मिलाकर निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो यूज था न्यूट्रलाइजेशन का। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था आपका, लास्ट आपका इतना ही था, इतना तक ही था। इस चैप्टर में एसिड के बारे में पढ़ना था, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ना था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में पढ़ा और इंडिकेटर में हम लोगों ने दो टाइप का इंडिकेटर पढ़ा। एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया जिसमें हम लोग फिनोप्थेलिन के बारे में पढ़े, इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर टर्मरिक के बारे में पढ़ा, इसके अलावा चाइना रोज के बारे में पढ़ा एंड इसके अलावा लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। तो यही सबसे सवाल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और लास्ट में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात किया। तो इस चैप्टर का थ्योरी यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी कोई भी आपका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिसकी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता। तो बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है आपका, उसके ऊपर कोई भी लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर जो वो चेंज नहीं होगा। हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक है। तो बिल्कुल सही बात है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ये बात भी आपका सही है, यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट है आपका वो आपका करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। सेकंड सवाल देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर प्रभाव और उसके उपचार के बारे में सही कथन चुनिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो है हमारा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें हमारा अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है, ठीक है। और इसका बार बार यूज करेंगे तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो आपका घट जाता है और जिस कारण से ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है आपका अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है इसका उपयोग हम लोग मिट्टी, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बेसिक नेचर का जो मिट्टी होता है, ठीक है, क्षारीय मृदा जो होता है, बेसिक नेचर का जो मिट्टी होता है उसका पीएच घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। और या कहें दूसरा पॉइंट तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि संरचना सुधारने, ठीक है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे उसमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं, ना कि अम्लीयता को सीधे उदासीन करने में। यानी कि डायरेक्टली कहा जाए तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डायरेक्टली आपका जो मृदा को उदासीन नहीं करता है। तो इस नज़रिए से ऑप्शन आपका 2 गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। ओनली आपका जो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका सही है। तीसरा सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया है कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, चींटी के डंक में, एंट स्टिंग में, यानी कि ए का आपका हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। अच्छा एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 4 सवाल है ABCD, ऑप्शन आपका 5 दे रखा है तो एक जो है ज़्यादा दे रखा है। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया हो जाता है ताकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाए। आपको मैच किसी 4 से ही करना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली क्या है, वो आपका चूने का पानी है, यानी कि B का 2 हो जाएगा। C का टार्टरिक एसिड,
तो टार्टरिक एसिड किसको कहेंगे कि कहाँ पे पाया जाता है? टार्टरिक एसिड जो है आप लोग का इमली और अंगूर में पाया जाता है, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो वो साबुन पे देखने को मिलता है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो अगर देखने को मिले तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऐसे आप लोग टिक कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन चारों में से चारों का आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है, किसी दो का आंसर पता है, तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए का पता होगा कि फॉर्मिक एसिड जो है आपका चींटी का डंक में पाया जाता है, तो ए का 1 आपको मैच करना है। देखिए ए का 1 जो है आपका 2 ही ऑप्शन में दे रखा था, यानी कि 2 ऑप्शन जो है आपका पूरा कट गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 4 है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कारखानों के अम्लीय अपशिष्ट को जलाशयों में छोड़ने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तालाब में क्या होता है, जलाशय में क्या होता है, बहुत सारा जीव जंतु होता है और उसको जो यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। अमाशय में अम्ल अधिक होने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, एंटासिड का यूज करते हैं और एंटासिड क्या होता है? यही आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने के सोडा या कैलामाइन विलयन से उदासीन किया जाता है। तो तीनों बात यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3 जो वो तीनों आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, हमारे दंत क्षय यानी कि टूथ डीके के लिए अम्ल जिम्मेदार है। सही बात है, दांतों के बीच फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपका दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। मुंह में बैक्टीरिया जो होता है वो शर्करा को तोड़कर अम्ल जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया बनाते हैं, जो दंतक्षय का कारण बनता है। अगर आप लोग समझना चाहें कि टूथ डीके कैसे होता है, तो हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो शुगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी खाना वगैरह में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर वगैरह पाया जाता है, तो उसको तोड़ के जो लैक्टिक अम्ल में बनाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है और वही जो है हमारा दंतक्षय का कारण बनता है। दांतों के बीच फंसे भोजन के कण बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और यही जो है वो अम्ल उत्पादन को तेज करते हैं। तो इस कारण से आपका जो वो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 से आपका सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, यानी कि उसका नेचर पूछा गया है। तो उसका जो यहाँ पे अधातु का जो ऑक्साइड है, अधातु पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड अगर पूछा जाए, मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड होता है आपका बेसिक नेचर का, लेकिन वहीं अगर आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड पूछा जाए, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड पूछा जाए तो वो आपका जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 का साइंस का जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, लेकिन इससे भी आपका रिलेटेड था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? एसिडिक, ठीक है। आगे है आपका अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि अम्ल का जो वर्गीकरण है, एसिड को 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एसिड का 2 भाग होता है, एक होता है आपका ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड और दूसरा जो होता है वो है आपका होता है हाइड्रा एसिड। अब ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है? ऑक्सी का मतलब ही होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें आपको ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल से आप देखेंगे तो H2SO4, इसमें आपका क्या है? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, सल्फर भी है, लेकिन आपको मेनली जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक तरह के ऑक्सी एसिड है। लेकिन हाइड्रा एसिड में क्या होता है? हाइड्रा एसिड में ऐसा एसिड जिनमें H के साथ कोई अन्य अधात्विक तत्व होता है, ठीक है, यानी कि नॉन मेटालिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नॉन मेटल। हाइड्रोजन के साथ कोई अन्य नॉन मेटल आपको देखने को मिलता है, जैसे कि HCl हो गया, है ना। इसके अलावा HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HCN हो गया। तो ये सब क्या है? हाइड्रा एसिड है और ये आपका है ऑक्सी एसिड। अब देखिए हाइड्रा एसिड में कहीं भी आप जब ऑक्सीजन को नहीं देखें, लेकिन ऑक्सी एसिड में आपका ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको याद रखिएगा।
तो ये आपका हो गया, ठीक है, अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रा एसिड कहेंगे, ठीक है, हाइड्रा एसिड। यानी कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त पूछा गया है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 8वां सवाल है आपका, टू डाइल्यूट ए कंसनट्रेट एसिड व्हाट शुड वी डू। यानी कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल भाषा में समझे तो एक जब कहा जाए तो तेज एसिड है, ठीक है, तेज अम्ल है, ठीक है, गाढ़ा अम्ल है, उसको फीका करना है, थोड़ा सा लाइट करना है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी सवाल जो वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप नॉर्मली समझिए। जैसे कि सवाल पूछा गया था कि हम लोगों को जो है वो हम लोग क्या करना चाहते हैं, एसिड को जो है यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, हल्का करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एसिड में पानी मिलाना चाहिए या फिर पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जो है वो एसिड के ऊपर, ठीक है, मतलब कि हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा पानी में, ठीक है, पानी में एसिड को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, पानी में एसिड को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ये आपका सही तरीका होता है। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि एसिड में पानी को मिलाएं या फिर पानी में एसिड को मिलाएं। तो तरीका क्या सही है कि पानी के ऊपर, ठीक है, पानी में हम लोगों को एसिड जो है वो धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, जिस कारण से यहाँ पे हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और अगर हम लोग अचानक एक ही बार में मिला दें तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट जो है भारी मात्रा में निकलेगा और नुकसान भी पहुँच सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा पानी में धीरे धीरे एसिड को मिलाना चाहिए। अब भले ही ये एक आपका जो बहुत ही छोटा चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग नींबू का शरबत वगैरह बनाते होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू के ऊपर तो पानी नहीं ना देते हैं, हम लोग गिलास लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, पानी लेते हैं गिलास के ऊपर, और इस गिलास के पानी में हम लोग ऊपर से नींबू का रस डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि पानी के ऊपर हम लोगों को नींबू डालना है, यानी कि नींबू क्या एक तरह से एसिड है, तो पानी के ऊपर हम लोगों को एसिड डालना होता है, ठीक है, और धीरे धीरे डालते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तो आपका जो यहाँ पे काम बन जाएगा। तो सवाल का यहाँ पे जवाब हो जाएगा डी, पानी में सांद्र अम्ल डालना, ऐड कंसनट्रेट एसिड इनटू वाटर। कभी भी हम लोग एसिड में पानी को नहीं डालेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो वो सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता, ठीक है, नॉट सेक्रेटेड इन द स्टोमक एज ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेक्रेट नहीं होता है। गैस्ट्रिक जो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है, तो ये याद रखना है, HCl आपको देखने को मिलेगा, KCl देखने को मिलेगा, NaCl देखने को मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जो है आपका, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो H2SO4 का जो उपयोग है वो आपका इंडस्ट्रियल जितने भी वर्क होते हैं, औद्योगिक जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि बैटरी बनाना, डाई, विस्फोटक बनाना, पेट्रोलियम शोधन का काम करना, ये सभी जगहों पे आपका H2SO4 का यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सोना को घोल सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सोना को घोल सकता है, तो एक्वारिजिया, ठीक है, एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज भी इसको हम लोग कहते हैं, ये सोना को जो वो डिजॉल्व कर सकता है। हालांकि ये भी आपका जो मेटल नॉन मेटल से जो वो लिया गया सवाल है, इसमें मिक्स हो गया होगा, ठीक है, तो ये आपका वहाँ का सवाल है। तो एक्वारिजिया बस याद रखिएगा, काम की जानकारी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे एक सवाल है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। ये जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये करते हैं। ये स्वाद में कड़वा होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया, ये स्वाद में कड़वा नहीं होते, ये आपका क्या होता है, ये आपका तो एसिड आपका खट्टा होता है, सूर होता है। ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था अनिल, ठीक है, यानी कि नीला को क्या करता है,
अनिल नीला को ये लाल कर देता है, बिल्कुल सही बात है। ए और सी आपका सही है। यह धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2CO2 और लवण का निर्माण करता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यानी कि ए सी डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल गलत है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? एसिड का गुण नहीं है, तो एसिड का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, गलत है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, सही बात है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल 13 है आपका, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ठीक है, तो पीएच पेपर को नीला कौन कर देता है आपको पता है? जैसे कि अनिल से ही आप पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, अम्ल का काम है नीला को लाल कर देना, लेकिन ये क्या बोला गया है सवाल में कि नीला कर देगा, यानी कि लाल को नीला कर देगा। तो लाल को नीला कौन करता है? बेस करता है, ठीक है, क्षार करता है। तो यहाँ पे क्षार को आपको सिलेक्ट करना है। नींबू का रस क्या है? ये तो आपका एसिड हो गया, ये कट गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड हो गया। गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे भी एसिड पाया जाता है। ऑप्शन एक ही बच गया जो कि बेसिक है, यानी कि बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 14, इनमें से किसका विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? ठीक है, पीएच वैल्यू जो किसका कम होता है? तो कॉफ़ी का, टमाटर का रस का, भोजन से पहले जो सैलिवा होता है और भोजन के बाद जो सैलिवा होता है। तो सबसे कम जो यहाँ पे पीएच का वैल्यू, पीएच का जो मान होता है वो होता है आपका टमाटर का रस। ठीक है, टमाटर का रस। सबका अगर वैल्यू आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि भोजन से पहले जो सैलिवा होता है, जो लार होता है, उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। भोजन के बाद जो होता है उसका पीएच वैल्यू ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू है वो आपका 4.5 से लेकर 6.0 तक होता है, यानी कि ये थोड़ा सा वीक एसिडिक होता है। जितना कम वैल्यू होगा ना वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये आपका थोड़ा वीक एसिड होता है। और टमाटर का जो रस होता है उसका आपका 4.4 होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। जितना कम वैल्यू वो उतना ज़्यादा एसिड देगा, यानी कि लोवेस्ट पीएच वैल्यू अगर कम होगा तो जो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल है 15, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, एसिड बेस मिलता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है। द साल्ट फॉर्म्ड इज ओनली एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो देखिए यहाँ पे जो साल्ट बनेगा ना, एसिड प्लस बेस को जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा, अब ये जो साल्ट का जो नेचर होता है वो मैंने आपको बताया था, ये तो या तो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे केवल दिया है कि द साल्ट फॉर्म्ड इज ओनली एसिडिक और बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे न्यूट्रल भी होता है ना, तो इसी कारण से ये आपका गलत हो जाएगा। अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है, तो क्या यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें आपका क्या हीट एब्जॉर्ब होता है? देखिए यहाँ पे जो ना हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है, हीट बाहर निकलता है। ये आपका एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ना कि इंडोथर्मिक। आपने पढ़ा होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता होती है, हीट जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगा। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये भी आपका गलत हो गया। केवल यहाँ पे पूछा गया था ना क्या गलत है, ठीक है, गलत वाला पूछा गया है, तो सी और डी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में सवाल को पढ़ते हैं और सही वाला टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी यहाँ पे रॉन्ग वाला ही पूछ लिया जाता है कि गलत ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर लिटमस का कलर तभी चेंज होगा
जहाँ पे एक जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप लिटमस पेपर का पेपर स्ट्रिप लेते हैं, उसका स्ट्रिप लेते हैं, तो उसको किसी ना किसी सॉल्यूशन में तो डालिएगा, सॉल्यूशन पे डालिएगा तभी वो अपना रंग बदलेगा। अब दोनों चीज़ यहाँ पे ड्राई है तो यहाँ पे कलर जो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राई HCl में जल की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए यह H+ जो आयन है वो नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। ड्राई अगर आप HCl लेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है पानी की अनुपस्थिति होती है और वह H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है। लिटमस का रंग परिवर्तन केवल तब होता है जब H+ आयन या OH आयन, यहाँ पे जो है OH- आयन उपस्थित हो। इसीलिए जो ड्राई HCl होता है, ठीक है, उसमें लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। लिटमस पेपर केवल H+ आयन और OH आयन की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करता है। तो आपका जो है यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों तो आपका सही है और इसका जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस, ठीक है, नहीं करता है, सही बात है। और रीजन दे रखा है इसके पीछे कहने का मतलब है सेंटेंस 2 में, स्टेटमेंट 2 में कि लिटमस पेपर केवल H+ आयन OH आयन की उपस्थिति में रंग में परिवर्तन दिखाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है। और चाहे चूँकि ये चीज़ ड्राई है तो यहाँ पे H+ आयन OH- आयन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट डैश प्लस वाटर। तो साल्ट और यहाँ पे हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन देखना चाहें तो तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि मेटल कार्बोनेट है तो कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब कि एक मेटल का कार्बोनेट, जैसे मेटल में हम लोग सोडियम ले लेते हैं और इसका कार्बोनेट का अगर हम लोग लेंगे तो Na2CO3 हो जाता है। इसको जब हम लोग HCl से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, यानी कि एक अम्ल से रिएक्शन करवाना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl, यानी कि साल्ट बनेगा, प्लस CO2 बन जाता है और प्लस जो है यहाँ पे H2O बन जाता है, यानी कि यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा H2O। और ये जो रिएक्शन है वो आपका फ़िलहाल अनबैलेंस है, ठीक है, बस हम आपको बना के दिखा दिए, ऐसा कुछ जो है वो बनता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। 12th क्लास में और 10th क्लास में भी कुछ रिएक्शन आपको पढ़ना है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है इसका जवाब हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समूह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो लाल लिटमस को नीला करने के लिए, ठीक है, वही ट्रिक आप याद रख सकते हैं, अनिल, ठीक है, अनिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सवाल पूछा गया लाल को नीला, यानी कि बेस का लक्षण है, सीधा वाला अम्ल का लक्षण होता है। नहीं, अम्ल का काम क्या होता है कि वो नीला को लाल करता है, लेकिन जब लाल को नीला कियाने का बात होगा तो समझ लीजिएगा कि वो बेस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि बेस का सिलेक्शन करना होगा, ऐसा ऑप्शन खोजिए जहाँ पे सब कुछ है वो बेस होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया विलियम है, अमोनिया विलयन है और सिरका है। सिरका क्या है, एसिड आ गया, तो ये पूरा ऑप्शन कट गया। हमको एसिड का सिलेक्शन नहीं करना है, हम लोगों को ऐसा ऑप्शन चुनना है जहाँ पे सारा बेस दे रखा है। सेकेंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए स्टार्टिंग में ही एसिड दे रखा है, गलत हो जाएगा। नींबू का रस दे रखा है, ये भी एसिड हो गया, गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए बेकिंग सोडा, विरंजक, सोडियम कार्बोनेट, ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सब कुछ जो बेस दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 19 में है, किसी अम्लीय विलयन को तनु करने पर उसका pH घट जाता है। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स pH इंक्रीजेज, बढ़ जाता है दे रखा है ना, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में को तनु करने पर उसका जो pH है वो बढ़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बढ़ जाएगा। तनुकरण से विलयन में H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, तो ये बात भी सही है कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो डिक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एसिडिक नेचर है वो कम होता जाएगा और एसिडिक नेचर कम होगा तो pH वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। आपको याद रखना है कि जितना कम pH वैल्यू होता है ना, जितना कम pH वैल्यू होगा वो उतना ही एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, जितना कम pH वैल्यू वो उतना एसिडिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे डाइल्यूट कर देंगे एसिड को तो उससे क्या होगा, डाइल्यूट कर देंगे तो उसमें जो H+ आयन की मात्रा है, सांद्रता है, वो कम हो जाएगी और H+ आयन ही जब कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा,
उसका जो यहाँ पे पीएच वैल्यू जो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर जो उसका घटने लगेगा तो ऐसा वो जाहिर सी बात है पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है जो उनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, जिसे अगर ठीक से ना संभाला जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। तो सही बात है। दूसरा है, क्षार छूने पर फिसलन भरा लगता है और रासायनिक जलन का कारण भी बन सकता है। वे अपने मूल गुणों को दर्शाते हुए लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। तो ये बात भी आपका सही है। तो S1 और S2 जो है दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए ये सवाल आपका होमवर्क में हम देते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जहां प्रत्येक सदस्य एक अम्ल को निष्प्रभावी कर सकता है जो औद्योगिक और जैविक दोनों संदर्भों में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। 1 2 3 4 में कौन सा यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। इसके अलावा भी ना यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आप लोग जो वो प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। हालांकि सभी का जवाब जो वो मैंने आपको पहले दे दिया है, जिसका ये वाला वही सवाल हो गया कि एसिड में पानी को, मतलब कि पानी में एसिड को डालना चाहिए या फिर एसिड के ऊपर पानी डालना चाहिए। तो ये सब जो है आप लोग कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि किस में जो वो टर्मेरिक को जब एसिड में डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या रंग होगा। तो इसको जो है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 24 का सवाल है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब आपका पिछले वर्षों में पूछा गया सवाल है और जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होता है सवाल, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर है और ये सभी का जवाब जो आपको मिल चुका है। बाकी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं जो है इसका PDF दे दूंगा, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ने जो सभी कॉन्सेप्ट आप तक साझा कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, आज का क्लास पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जो वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।